गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर और हमने 2 पेज कर लिए थे। नाउ दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। वी हैव डन अप टू हियर कि इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। जब लेखक के अतिथि ने कहा कि उन्हें अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं तो मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई, यानी उनकी पत्नी बहुत नाराज हो गई। आज से कुछ वर्ष पूर्व ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त की थी। यानी लेखक ने कहा कि ऐसी आंखों को देखकर ही मैंने इनसे विवाह किया था, लेकिन आज जब ये बड़ी होती है तो मेरा मन छोटा होने लगता है। इसमें भी एक व्यंग है कि वे अपनी पत्नी से डरते हैं। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक अधिक दिनों तक ठहरेगा। ने लेखक की पत्नी को भी यह डर था कि लेखक के यहाँ जो अतिथि आया है वो और दिन रुकेगा। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ। और आशंका निर्मूल नहीं थी, यानी वास्तव में लेखक की पत्नी जो डर गई थी उसकी आशंका थी वह निर्मूल नहीं थी। निर्मूल नहीं थी यानी उसकी कोई जड़ नहीं थी। मूल यानी जड़, निर्मूल यानी उसकी कोई कारण, बिना किसी कारण उसकी आशंका नहीं थी, बल्कि उसकी आशंका सच थी। अतिथि तुम नहीं जा रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। इन्हें लॉन्ड्री पर जो कपड़े दिए थे वह भी धुलकर आ गए, फिर भी अतिथि यही है। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यही हो। यानी लेखक के घर में अतिथि आने पर उनकी जो बिस्तर की चादरें हैं वो भी बदली जा चुकी है, तो भी वो अभी तक यही है। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट अब धीरे धीरे फीकी पड़कर लुप्त हो गई है। इस पूरे पैराग्राफ में व्यंग है कि लेखक के अतिथि आने पर एक जो अंदर से मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई थी वह धीरे धीरे फीकी पड़ गई और अब तो वो लुप्त हो गई, यानी बिल्कुल गायब हो गई। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं दे रहे। इन्हें लेखक और अतिथि के बीच में जो भी बातें होती और जो ठहाके लगाए जाते वे ठहाके अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उसे कहा गया है कि ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कमरे में इधर उधर दिखाई देते थे आज वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों में टप्पे खाकर फिर सेंटर पर आकर चुप पड़ी है। यानी जो बातचीत के जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी उसके क्षेत्र थे, वो सारे क्षेत्र अब खत्म हो गए हैं। तो बातचीत की जो गेंद उछल रही थी और कमरे के सभी कोनलों में, कोनलों यानी सभी कॉर्नर्स में टप्पे खाकर आज वह सेंटर पर आकर चुप पड़ी है। यानी अब उनके बीच में बातचीत करने के लिए भी कोई सब्जेक्ट टॉपिक नहीं बचा। अब इसी अब इसे न तुम हिला रहे हो और न मैं। यानी अब जो गेंद है उसे न अतिथि हिला रहे हैं और न ही लेखक। कल से मैं भी चुपचाप उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम किसी फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। ने लेखक और अतिथि के बीच संवाद पूरी तरह समाप्त हो गया। शब्दों का लेन देन मिट गया, कोई शब्द नहीं बचे जिसे अब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया जाए, और चर्चा के सब विषय चुक गए। यानी जितने क्षेत्र में चर्चा उन्हें करनी थी वे सब उन्होंने कर चुके। अब उसके क्षेत्र बताए हैं: परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, तबादले ने ट्रांसफर, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग, महंगाई, साहित्य, और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। यानी इतने सारे विषयों पर उन्होंने बातचीत कर ली। अब एक चुप्पी है, यानी चुप्पी चारों तरफ फैल गई है। उनके घर में सारी बातचीत खत्म हो गई है। सौहार्द, सौहार्द यानी जो एक दूसरे के प्रति हमारे मन में बहुत अच्छी भावना होती थी, मित्रता। सौहार्द यानी मित्रता कि सौहार्द अब धीरे धीरे, शनह शनह यानी धीरे धीरे, सौहार्द अब शनह शनह बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। यानी अतिथि और उनके बीच में सौहार्द खत्म हो गया है, अब वो बोरियत के रूप में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। तो उनके मन में जो भावनाएं थी लेखक के और अतिथि के एक दूसरे के प्रति, अब वे भावनाएं गालियों का, ये अतिशयोक्ति है, गालियां यानी एक दूसरे के प्रति उन्हें अब क्रोध आ रहा है।
पर तुम नहीं जा रहे। इतना सब कुछ हो गया, पर हे अतिथि तुम अभी भी नहीं जा रहे हो। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। लेखक सोचने पर विवश है कि ऐसा कौन सा कारण है कि तुम हमारे यहाँ अभी तक टिके हुए हो। क्योंकि अतिथि किसी कारण के कारण नहीं गया था, बल्कि वो ऐसे ही लेखक के घर पहुंच गया था। जब हम किसी के यहाँ अचानक पहुंचते हैं तो उसका एक कारण होता है कि कोई हमें काम पूरा करना होता है, लेकिन ऐसा कोई विषय नहीं था। तो लेखक ने कहा कि किस अदृश्य गोंद, गोंद यानी गम से तुम यहाँ, तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ पर चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। यानी तुम यहाँ रुके क्यों हो, इसका मुझे अभी भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। बार बार प्रश्न उठता है, तुम कब जाओगे अतिथि। इन्हें लेखक और लेखक की पत्नी के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि अतिथि तुम यहाँ क्यों रुके हो और तुम कब जाओगे। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए। मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, लेखक की पत्नी ने कहा। और लेखक ने कहा बनाओ। तो सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। चिल्ड्रन, आई गेव यू दिस क्वेश्चन, ये मौखिक क्वेश्चन का लास्ट था कि सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो था कि जो सत्कार की भावना थी उनके अंदर, ऊष्मा यानी गर्माहट, कि अपने घर में कोई अतिथि आता है तो अपने अंदर उनके सत्कार, आदर सत्कार के लिए एक बहुत तीव्र इच्छा होती है, उसको कहा गया है ऊष्मा। कि जो सत्कार करने की जो तीव्र इच्छा थी वो अब धीरे धीरे समाप्त हो गई। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। पहले दिन उन्होंने उन्हें बहुत अच्छा डिनर खिलाया था। मध्यम वर्गीय परिवार के थे लेखक, फिर भी उन्होंने 2 सब्जियां रायते के साथ मीठा भी बनाया था। यानी ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन आज लेखक की पत्नी ने कहा कि आज तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। और लेखक ने कहा बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी तुम अगर अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करोगे तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। ने लेखक ने कहा कि यदि अभी भी तुम वो जो अपना होल्डाल, आई टोल्ड यू कि उसमें बिस्तर लाया जाता था पहले, कि अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते, यानी अपना बिस्तर नहीं बांध लेते, तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति का मतलब है एग्जेजरेशन, कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। तो लेखक ने कहा कि आज तो खिचड़ी बन रही है, लेकिन तुम फिर भी नहीं जाओगे तो हम कहाँ तक जाएंगे, तो उपवास तक जाएंगे। फॉलोड इट। तो तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। संक्रमण का अर्थ होता है जब एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाया जाए, या परिस्थितियों का बदलना, उसे कहते हैं संक्रमण। जो हमारे यहाँ 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, तो मकर संक्रांति में जो सूर्य होता है वो दक्षिण से, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर आता है, तो हम उसे कहते हैं मकर संक्रांति। तो संक्रमण का अर्थ होता है परिस्थितियों का परिवर्तित होना, या परिवर्तन काल जिसको हम कह सकते हैं। तो लेखक ने कहा कि तुम्हारे और मेरे जो संबंध है वो संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, वो परिवर्तित हो रहा है, हमारे अंदर की भावनाएं परिवर्तित हो रही। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। इन्हें लेखक ने कहा अब तो बहुत हो गया है। इन्हें मेरे अंदर की भी सारी सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। मेरे अंदर जितनी भी भावनाएं थी वो सब अब धीरे धीरे क्रोध में और अपशब्दों में परिवर्तित हो रही है। इसलिए तुम्हारे जाने का यह चरम समय है, तुम जाओ ना अतिथि। यानी अब उससे प्रार्थना की जा रही है, अंदर से बोला नहीं जा रहा है कि तुम अतिथि चले जाओ। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना। मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता है। चिल्ड्रन, ये मानव का स्वभाव है कि हम जब दूसरों के यहाँ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी बात को यहाँ पर लेखक ने कहा है कि तुम्हें मेरे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के ही यहाँ रहते। लेखक ने कहा यदि मानव को यदि कुछ उसकी सीमाएं निर्धारित नहीं की जाती तो हर एक व्यक्ति दूसरे के यहाँ जाके रहता, क्योंकि उसे वहां बहुत अच्छा लगता है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरों के यहाँ जाकर रहें।
इसलिए घर की महत्ता के गीत गाए हैं। इसलिए हम अपने घर की जो महत्ता है कि हमारे घर का क्या महत्व है, इसके ऊपर बहुत गीत बन गए हैं। और इसलिए होम को स्वीट होम कहा जाने लगा है, कि हम अपने घर को स्वीट होम इसलिए कहते हैं ताकि हमारे अंदर अपने घर के प्रति जो प्रेम है वो बना रहे, क्योंकि ये मानव का स्वभाव है कि उसे दूसरों के यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों का घर अच्छा लगता है, दूसरों के यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, अपने घर के लोग उन्हें अच्छे नहीं लगते। तो यह मानवीय स्वभाव है, और इसलिए अपने घर की महत्ता के गीत गाए हैं, और इसलिए अपने घर को स्वीट होम ऐसा कहा गया है, ताकि लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तो यहाँ पर फिर से लेखक ने एक व्यंग्य किया है कि अपने घर को स्वीट होम इसलिए कहा गया है कि जो लोग हैं वो दूसरों के घर की स्वीटनेस को काटने न दौड़े, इसलिए अपने घर में ही रहकर सुख और शांति से रहना चाहिए। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है। अब जो लेखक है वो तो बहुत ही नाराज हो गया है, और लेखक ने क्या कहा कि मुझे मालूम है तुम्हें मेरे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है। ठीक है। और एक शब्द होता है, एक वाक्य होता है गेट आउट, वह भी बोला जा सकता है। यानी ये अब चरम सीमा पर आ गया है लेखक का, जो कहते हैं हम उसकी सहनशीलता, कि लेखक ने कहा कि अरे कुछ शराफत भी तो कोई चीज होती है, हम दूसरों के यहाँ जाए तो बिना कारण कितने दिन हमें रुकना है। और ये कोई उनका रिश्तेदार नहीं था, बल्कि उनके मित्र थे। और लेखक ने कहा कि गेट आउट भी एक शब्द है, एक वाक्य है जो बोला जा सकता है, लेकिन लेखक अभी तक बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके अंदर से भावनाएं आ रही है कि अब इन्हें मैं गेट आउट भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अब इन्होंने हद पार कर दी है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। इन्हें लेखक के अतिथि ने एक और रात वहां गुजारी, और लेखक ने कहा कि एक और रात खर्राटों से गुंजायमान करके कल तुम्हारे बिस्तर पर सूर्य की जो किरण आएगी, वो तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरणें होंगी। यानी कल का दिन कौन सा होगा, तो 5वां दिन होगा। और आशा है वह तुम्हें चूमेगी, सूर्य की किरण तुम्हें चूमेगी, और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय लोगे। अभी भी लेखक के अतिथि गए तो नहीं है, लेकिन लेखक के मन में एक आशा है कि कल जब सूर्य उगेगा तो वह घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लेंगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इन्हें कल यदि तुम नहीं गए तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा, यानी अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। यानी अब वो अपने ऊपर जितना उन्होंने नियंत्रण रखा, अपने क्रोध के ऊपर, अपने अंदर उठ रहे अपशब्दों के ऊपर, तो अब मैं लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, हमारे वेदों में कहा गया है अतिथि देवो भव। लेकिन लेखक ने कहा कि मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, आखिर मैं मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ, और एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। तो लेखक ने कहा कि अतिथि यदि देवता है, लेकिन मैं देवता नहीं हूं, मैं तो मनुष्य हूँ, और एक देवता और एक मनुष्य ज्यादा देर साथ में नहीं रहते, देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसे में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यानी अतिथि को देव तभी मानेंगे लोग जब अतिथि भी शराफत से जाए, आतिथ्य स्वीकार करके जल्दी चले जाए। इसका मीनिंग यही है कि इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। कि अतिथि जब लेखक को इतना परेशान कर लिया है, और लेखक ने कहा कि तुम देवता हो, मैं मनुष्य हूँ, देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, तो तुम भी लौट जाओ अतिथि, और इसी में अतिथि का देवत्व सुरक्षित रहेगा। फॉलो दिस लाइन इज इम्पोर्टेंट। चिल्ड्रन, इस चैप्टर से कोई भी एक लाइन देकर, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि तुम्हारे मेरे संबंध संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखकर क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है कि स्पष्ट कीजिए। अब ये जो लाइन मैंने बताई कि तुम लौट जाओ अतिथि, इसमें तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा, तो इसमें इसको इन्वर्टेड कॉमास में डालकर ये कहा जाएगा कि इस लाइन को स्पष्ट करो।
एंड आई हैव टोल्ड यू कि स्पष्ट करो जिस क्वेश्चन में आता है, इसका मतलब आपको बहुत विस्तार से उसका वर्णन करना है। ये बोर्ड एग्जाम में भी आपको फॉलो करना है कि यदि क्वेश्चन में आ गया स्पष्ट कीजिए, और भले ही उसमें 2 मार्क्स हैं, उसमें 3 मार्क्स हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि कम नंबर का है तो मुझे शॉर्ट लिखना है। जहां आया स्पष्ट करो, तो जितना आपका मैटर है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, बट स्टिल 8 लाइन्स 8 to 10 लाइन्स आपको लिखना है, क्योंकि स्पष्ट करो का मतलब ही जो प्रश्न बनाया है, इसका मतलब आपको डिटेल में लिखना है। तो इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, इसके पूर्व तुम लौट जाओ। यानी यहाँ पर फिर उन्होंने कहा है कि मैं तो मनुष्य हूँ, मेरी सहनशीलता की सीमा है, मैं यदि अपनी वाली पर उतर आया, यानी कल मैंने यदि तुम्हें गेट आउट कह दिया या कुछ अपशब्द कहकर जाने को बोल दिया, यानी एक तरह से तुम्हारा मैंने अपमान कर दिया, इसके पहले ही तुम लौट जाओ। फिर लेखक के मन में फिर एक पीड़ा उत्पन्न होती है, उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। कि तो भी इतना लेखक सब सोच रहा है, लेकिन फिर भी अतिथि अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहा है, और लेखक ने फिर कहा कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। ओके चिल्ड्रन, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये मौखिक प्रश्न हमने कर लिए हैं। आई थिंक आई सेंट यू। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, आई विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक नाउ। थोड़े थोड़े जो क्वेश्चंस है थोड़ा थोड़ा लिखना चालू करो, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के कॉपी करेक्शन मार्क्स हो। तो आई वी कैन आस्क यू योर नोटबुक्स इन पीडीएफ फॉर्म, पूरा डिटेल में, यानी आप जो प्रश्न है कुछ कुछ तो लिखो, यानी हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको लिखना है, एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन, और धीरे धीरे लिखो, एकदम एक दिन में लिखने की आवश्यकता नहीं है। यू कीप कंप्लीटिंग योर नोटबुक। ओके, गॉड ब्लेस यू। चलो।